पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। सुबह मुंह अंधेरे ही हम होटल से निकल आए थे। शमशान घाट के करीब पहुंचने तक मलकजा उजाला हो गया था। तुलुए आफ्ताब से पहले मैं उस जगह पहुंच गया जो रात को अंदाजे से मुंतखब की थी। रशीद को इंतजार करने का कहकर मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां से शमशान घाट का जमीनी फासला तो कदरे ज्यादा था, अलबत्ता फजाई फासला 1.5-2 किलोमीटर के बकदर था। मोबाइल फोन पर कॉल करके मैं रशीद को वापस लौटने की हिदायत करने लगा। वो मशवरा देते हुए बोला, बॉस, 1 अकेला 2 11। मैंने कहा, साफ कहूं, तुम्हारे साथ मिलकर जो 11 बनेंगे उनमें से 11.25 हिस्से मुझे खुद काम करना होगा और तुम जो पाव भर काम करोगे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भिन्नाते हुए बोला, शैतान के उस्ताद, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और मेरा जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने दोबारा कॉल की। उसने कॉल वसूल करते हुए पूछा, अब क्या है? मैंने कहा, महाराज, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। बोला, सुन रहा हूं, बल्कि मजबूरन सुननी पड़ रही है। मैंने कहा, शमशान घाट लाजिमन जाना ताकि मेरे दोस्त की आमद की तस्दीक कर सको और इसी वजह से तुम्हें जाने की इजाजत दी है। वो फखरिया लहजे में बोला, जानता था बॉस, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने हंसते हुए राब्ता मुनक़ता किया और जगह बनाने लगा। सबसे पहले तो मैंने छोटे दस्ते वाली कुल्हाड़ी से मतलूबा झाड़ी में अपने लेटने की जगह बनाई। जो शाखें काटी उनको भी झाड़ी के दाएं बाएं इस अंदाज में लगा दिया कि अब दूर तो क्या, काफी नजदीक से भी मैं नजर नहीं आ सकता था। कुल्हाड़ी से जमीन नरम करके भी लेटने के लिए मुनासिब जगह बनाई। गो इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी, मगर स्नाइपिंग के वक्त मैं उसूलों की खिलाफ वर्जी से गुरेज करता था और इसकी वजह मेरे उस्तादों की सख्त तरबियत थी। वो हमेशा यही नसीहत करते कि मैदानी जंग में हालात कितने ही काबू में क्यों ना हो, एक सिपाही को तैयारी बुरे तरीन हालात के लिए रखनी चाहिए। दुश्मन की सलाहियतें क्या हैं उस पर तवज्जो देने की बजाय माहिर तरीन मुखालिफ के हमले से बचने के लिए तदाबीर अपनानी चाहिए। लेटने की जगह बनाकर मैंने राइफल जोड़ी, स्नाइपिंग की जरूरी कार्रवाइयां पूरी की जो यकीनन आप लोगों के लिए भी नई नहीं होंगी, यानी हवा की रफ्तार नापना, मैगजीन में एमुनिशन भरना, फासला नाप कर एलिवेशन नॉब पर लगाना, हरारत नापना, राइफल का लेवल दुरुस्त करना, बुलंदी और पस्ती का जाविया मालूम करना वगैरह। ये सब करके मैं राइफल के पीछे लेट गया। अब इंतजार करना था। साइड का ऑब्जेक्ट लेंस कवर और आई ग्लास कवर हटाकर मैं शमशान घाट का जायजा लेने लगा, जहां अर्थिया बनाने का काम शुरू हो चुका था। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हिंदू अपने मुर्दों को लाजिमन जलाते हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हिंदू धर्म में क्रियाक्रम के 4 तरीके हैं: अग्नि, मिट्टी, जल, जंगल यानी जलाना, दफनाना, पानी में बहाना और जंगल में छोड़ देना। उमूमन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दफनाया जाता है। अगर कोई दफनाने की वसीयत करे तो उसे भी दफनाते हैं, चाहे उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। इसी तरह हिंदू अपने पंडितों को बैठी हालत में दफन करते हैं। एक अर्थी कम से कम 10-12 घंटे तक जलती रहती है। फिर उसकी राख को, जिसे हिंदू अस्थि कहते हैं, मिट्टी की गडवी में डालकर गंगा में बहा दिया जाता है। इस मकसद के लिए हिंदू दूर दराज का सफर करके अपने मुर्दों की अस्थियां गंगा में बहाने जाते हैं। शमशान घाट काफी वसी था और 12 अर्थियां 2 कतार में बनाई गई थीं। हर अर्थी के लिए लकड़ियों का ढेर तरतीब दे दिया गया था, जिसके बीच में मुर्दे को रख कर आग जलाई जाती। मैं दिलचस्पी से सारा मंजर देखता रहा। शमशान घाट के चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाल रखा था। वहां से श्रीनाथ के आश्रम तक जो रास्ता जाता था उस पर भी पुलिस और श्रीनाथ के चेले मुतय्यन हो गए थे।
शमशान घाट के करीब जो ऊंची इमारतें थीं, उनकी छतों पर भी पहरेदार नजर आ रहे थे। मुझे 6-7 घंटे इंतजार करना पड़ा था। 12 बजे के करीब एक बड़ा हुजूम लाशों को कंधों पर उठाए शमशान घाट की तरफ बढ़ता नजर आया। उनके शमशान घाट में पहुंचने के चंद मिनट के बाद सड़क पर 4-5 काले रंग की गाड़ियां हरकत करती नजर आईं। मैं एकदम चौकन्ना हो गया था। गाड़ियां रुकते ही दूसरे नंबर वाली गाड़ी के अलावा बाकी गाड़ियों से तेज तर्रार और चौकन्ने मुहाफिज निकले और दूसरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उसी वक्त रशीद की कॉल मौसूल हुई। मैंने वसूल करने का बटन दबाकर मोबाइल फोन कान से लगाया। वही है, मुख्तसरन कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने यकसू होकर उस पर शिस्त साध ली। मुहाफिजों ने यूं घेरा बनाया था कि किसी भी समत से उसे निशाना बनाने की कोशिश कामयाब न हो पाती, मगर एक तकनीकी गलती उनसे हो गई थी। मैं काफी बुलंदी पर बैठा था और वहां से उनके माई बाप के जिस्म का वो हिस्सा साफ नजर आ रहा था जिसमें गलाजत और गंदगी भरी सोचें भरी थीं। बिल्कुल वही हिस्सा जिस पर निशाना साधने की मुझे जरूरत थी। अलबत्ता मैंने उसके रुकने का इंतजार करना भी जरूरी समझा कि मुझे कोई खास जल्दी नहीं थी। लाश को अर्थी पर रखने से पहले एक चबूतरा नुमा जगह पर रखा गया, जहां पंडित अश्लोक और मंत्र वगैरह पढ़कर आखिरी रसूम का आगाज करता। वो एक लाश के पास जाकर रुका और नीचे झुककर गालिबन उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाया। चंद लम्हे वो झुककर खड़ा रहा, शायद कुछ बोल भी रहा था, मगर मेरी नजर से ओझल था, इसलिए दुरुस्त अंदाजा लगाना दुश्वार है। जूं ही वो सीधा हुआ, मुझे पसंदीदा निशाना मिल गया। उसका रुख कदरे तिरछा था और सर का दायां हिस्सा मेरी शिस्त की जद में आ रहा था। गो वहां भीड़ थी, मगर उसके दाएं बाएं जो लोग मौजूद थे वो किसी तरह रहम या हमदर्दी के काबिल नहीं थे। अवाम काफी फासले पर खड़े थे, इसलिए किसी और को गोली नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मेरी शहादत की उंगली काफी देर से लबलबी का लम्स महसूस कर रही थी। जूं ही दिमाग ने कहा कि अभी, उंगली ने सुर्रत से हुक्म की तामील की और पीछे को झटका लेते हुए ट्रिगर को दबा दिया, जिससे ट्रिगर के उभार का मिलाप सियर से टूट गया और सियर ने आजाद होकर नीचे की तरफ हरकत की। जूं ही सियर ने फायरिंग पिन की ताकत से आगे जाकर गोली की प्राइमर पर चोट मारकर बारूद को जलाया, खोखे के अंदर गैस पैदा हुई जिसने गोली को चैम्बर में धकेला। गोली लंबी बैरल में ग्रूव्स की वजह से घूमती हुई मजल को छोड़कर 900 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हदफ की तरफ बढ़ी और खोपड़ी के दाएं जानिब से घुसकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मुखालिफ जानिब से निकल गई। एकदम भगदड़ मच गई थी। कुछ लोग हैरत और दहशत से अपनी जगह सुन हो गए थे। हिम्मत और हौसले वाले लाश को उठाने बढ़े, जबकि कुछ लोग हवास बाख्ता होकर भाग पड़े। मैं 2-3 मिनट वो तमाशा देखता रहा, लेकिन इतनी फुर्सत न थी कि ज्यादा देर तमाशे से लुत्फानंदोज हो पाता। मेरे लिए जल्द से जल्द वो मकाम छोड़ देना ही बेहतर था। गो पुलिस और श्रीनाथ के मुहाफिजों से ये उम्मीद न थी कि वो दुरुस्ती से मेरी जगह का अंदाजा लगा पाते, लेकिन एहतियात का तकाजा था कि दुश्मन की कमजोरी के भरोसे मैं अपनी सलामती को कुर्बान न करता। मैंने रशीद को भी घंटी करने की जरूरत महसूस न की। इस बारे में पहले ही हिदायत कर चुका था। जान बचाने की एहतियातों को वो मुझसे ज्यादा जानता था। उसके आने से पहले मैंने बेहतर समझा कि राइफल समेट कर पहाड़ी से नीचे पहुंच जाऊं। वहां कोई देखने वाला तो था नहीं कि मोहतात अंदाज में कमीनगाह को छोड़ता। इसलिए उठने का इरादा करते ही मैंने अपने ऊपर से टहनियां हटाई और एक झटके से उठ बैठा। जो ही राइफल की तरफ हाथ बढ़ाए, अचानक ही एक गोली छोटे तने के दरख्त में सुराख करते हुए मेरे बाएं बाजू के कपड़ों को छूती हुई गुजर गई। फायर करने वाले का निशाना दुरुस्त था, लेकिन दरख्त का तना टहनियों की वजह से दूर से नजर नहीं आ रहा था। वो इतना मोटा तो नहीं था कि गोली उसमें फंस जाती, अलबत्ता उसने गोली का रुख मोड़ दिया था, जिसकी वजह से गोली ने सिर्फ जैकेट के बाजू से रगड़ खाई थी। मैं बरकी कौंदे की तरह औंधे मुंह गिरा और जिस्म को बिल्कुल ही जमीन से मिला दिया। ऐसी हालत में मुझ पर निशाना साधना आसान न होता। मैं इस अंदाज में लेटा था कि गोली चलाने वाले को अपनी कामयाबी का यकीन होना मुश्किल था। उसी वक्त मेरे सर से चंद इंच ऊपर शू शू की हैबतनाक आवाजों से चंद गोलियां टहनियों को तोड़ते हुए गुजर गईं। बिलाशुबा मैं एक से ज्यादा स्नाइपरों के निशाने पर था। अगर मैंने एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया होता तो इस वक्त कहानी बयान करने को बाकी ना होता। मेरा दिमाग हिफाजती तदाबीर के साथ स्नाइपरों के हमले की वजूह को भी सोच रहा था। उन्हें मेरी जगह के बारे में पहले से पता होता तो यकीनन श्रीनाथ के खात्मे से पहले ही मुझे निशाना बना चुके होते। अगर पहले से ये मालूम न था तो इतनी जल्दी उन्होंने मेरी जगह कैसे ढूंढी। लम्हा भर सोचने के बाद यही अंदाजा लगाया कि उन्हें पहले से मालूम था
केशरी नाथ पर स्नाइपर का हमला होगा और उन्होंने अपने स्नाइपर मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर दिए थे। मेरी जगह के बारे में वो लाइल्म थे। अलबत्ता उनका पेशावर स्नाइपर श्रीनाथ के दाएं बाएं मौजूद था, जो उसकी हलाकत के बाद गोली चलने के दुरुस्त मकाम का अंदाजा लगा पाया था। गोली हदफ को जिस जाविये से छूती है, उसकी बुनियाद पर फायरर की जगह का अंदाजा लगाना किसी पेशावर स्नाइपर के लिए कतन दुश्वार नहीं होता। तभी मोबाइल फोन की वाइब्रेशन ने मुझे मुतवज्जे किया। कॉल वसूल करते ही रशीद की अंदेशा भरी आवाज सुनाई दी। बॉस, निहायत खतरनाक इत्तला मिली है। मैंने तेज लहजे में कहा, मैं स्नाइपरों के निशाने पर हूं, इधर आने की गलती मत करना। उनका घेरा तोड़ने में कामयाब हो गया तो खुद से राब्ता करूंगा, तुम एहतियाती तदाबीर पर अमल करो। जासूस होने के नाते वो एहतियाती तदाबीर के बारे में अच्छे से जानता था और मुझे वजाहत की जरूरत नहीं थी। उसने बगैर तकरार के कहा, ठीक है बॉस, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। गैर महसूस अंदाज में बट पर गाल टेकते हुए मैंने उन छतों की तलाशी लेना शुरू कर दी जहां इब्तिदा में उनकी हरकत का मुशाहिदा कर चुका था। साफ जाहिर था कि शमशान घाट के अतराफ में मौजूद ऊंची इमारतों पर दुश्मन स्नाइपर ही मोर्चे बना रहे थे, जिन्हें मैं आम आदमी समझा था। मैंने सबसे पहले बिल्कुल सामने वाली इमारत की छत पर दुश्मन को ढूंढने की कोशिश की और आसानी से ढूंढ लिया, क्योंकि उसने खुद को छुपाने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। शायद इसलिए कि उन्हें यकीन था कि वो पहले हल्ले में ही मुझे मार गिराएंगे। वो धूप में लेटा था और टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जबकि मैं साए में था। इस वजह से साइट का शीशा चमक नहीं मार रहा था। धूप में लेटे स्नाइपर के लिए जरूरी है कि वो शीशे पर धूप न लगने दे, वरना दूर से ताड़ लिया जाएगा। फासला वगैरह मालूम करके मैंने टेलीस्कोप साइट के शीशे के इंच भर ऊपर शिस्त साधी और सांस रोकते हुए लबलबी दबा दी। वो जगह पर ही तड़पने लगा। उसी वक्त 2-3 गोलियां शू शू की आवाज से मेरे सर से चंद इंच ऊपर गुजर गईं। मैं अपनी जगह पर दुबक गया। साथ ही ख्याल आया कि मैं वहां दुबका रहकर उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आदमी भेजकर मुझे इस जगह घेर सकते थे। मुझे वहां से फौरी तौर पर निकलना था। मैंने लेटे लेटे एहतियात से राइफल को खोलकर बैग में मुंतकिल किया और उल्टा रेंगता हुआ झाड़ी के अकबी जानिब निकला। दाएं जानिब एक पथरीली चट्टान थी। बैग को छाती से लगाकर मैं लुढ़कता हुआ चट्टान तक पहुंचा और उसके अकब में हो गया। वहां फैली घनी कांटेदार झाड़ियां मुझे नजरी आड़ मुहैया कर रही थीं, वरना 3-4 स्नाइपरों ने मुझे भून दिया होता। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि दुश्मन मुझे इस अंदाज में घेरेंगे। उसी दम मोबाइल फोन हल्का सा थरथराया। स्क्रीन देखी तो रशीद का पैगाम आया था, तुम्हें घेर रहे हैं बॉस, भागने की कोशिश करो। मैंने कहा, ठीक है। जवाबी पैगाम भेजना मैंने जरूरी समझा था ताकि उसे मेरी खैरियत का मालूम हो जाए। SR1 का बैग कंधों पर पहनकर मैं पीछे की जानिब खिसकने लगा। दुश्मन का घेरा मुकम्मल होने से पहले मुझे भागना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कहानी साथ साथ लिखी जा रही है, तो ये हो सकता है कि इसकी अगली अक़सात आने में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझेंगे और हमारी दूसरी सीरीज को भी फॉलो करते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके लिए मजीद अक़सात लेकर आते रहें। तब तक आप हमारी दूसरी सीरीज देख सकते हैं और सिराज टीवी पर आप इस्लामी कहानियां भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।